अस्सलाम वालेकुम। दिन भर के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे दहशत गर्दों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों की। पाक सरजमीन को दहशत गर्दों से पाक करने का मिशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 26 और 27 मई को अलग अलग 3 कार्रवाइयाँ की। दहशत गर्दों के खिलाफ इन कार्रवाइयों में 23 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। 26 मई को पेशावर के इलाके हसन खेल में 6 दहशतगर्द मारे गए। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करके 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला खैबर के इलाके बाग में कार्रवाई करके 7 दहशतगर्दों को हलाक, 2 को जख्मी किया। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि कल वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम शवाहिद पेश किए कि किस तरह से अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और ये भी जो कार्रवाइयाँ की गई हैं और जिन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। बताया जाता है कि कलदम TTP से इनका ताल्लुक़ है और वो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। अब कितना ज़रूरी हो चुका है कि अफ़गानिस्तान की उबूरी हुकूमत को बावर करवाया जाए कि उस तरह की कार्रवाइयों को रोके, और पाकिस्तान को मज़ीद क्या करना चाहिए? ये सबसे पहले तो जो शोहदाए उनके लवाकिन को ताज़ियत हमारी तरफ से, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। और अगर आप लिस्ट देखें, मैं देख रहा था कि इसमें कश्मीर के जवान हैं, इसके अंदर लिया के लोग हैं, इसके अंदर पाकिस्तान के कश्मीर से लेके कराची तक। कल जो कैप्टन शहीद हुए वो रिंजा खान से ताल्लुक़ था। और अगर आप ईस्ट टू वेस्ट चले तो खैबर से लेकर लाहौर तक शहादतों की एक दास्तान है। और अफसोस ये होता है कि ये जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं ताकि आप हम महफूज रहें और हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनको महफूज बनाया जाए, किसी हद तक इसको ट्रिविलाइज भी किया जाता है, जिस पर मैं बात करूँगा। ये आई थिंक बहुत बड़ा ऑपरेशन है जो 2-3 दिन से चल रहा है। और इसमें जो पॉलिसी है पिछले 2 साल से मिलिट्री की भी और पॉलिटिकल लीडरशिप की, उस पर कंसेंसस है कि विद इन पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ा जाएगा। इसलिए आप देखें कि इसके अंदर इंटेंसिटी आई है। और जो मेयर्स हैं हमने लेने हैं वेस्टर्न बॉर्डर पर स्पेशली, उसमें भी आई थिंक खातर ख्वाह कामयाबी हुई है। फेंसिंग है, ईरान पाकिस्तान बॉर्डर को भी काफ़ी हद तक सिक्योर किया गया। लेकिन अभी तक जो 3-4 सूबे हैं अफगानिस्तान के, ऊपर से आप शुरू हो जाएँ, आप कुन्नड़ है, उसके बाद पक्तिया, पक्तिका, नंगरहार और किसी हद तक नीचे अगर आप जाएँ हिलमत, वहाँ से ये ऑपरेशंस होते हैं। जो वज़ीर दाखिला ने आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज में जो चाइनीज़ जो इंजीनियर्स थे इनको मारा गया था, उसकी पूरी तफसील दी, किस तरीके से वहाँ से प्लानिंग हुई, कैसे सपोर्ट हुई। तो एक तो डिप्लोमेटिकली भी हमने एंगेज भी करना है और मिलिट्री एक्शन भी हुआ है अफगानिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान ने करके दिखा दिया है। तो हर लिहाज से आई थिंक ये बहुत बड़ी सक्सेस है, डिस्पाइट कि इसके अंदर हमारे जवान शहीद हुए हैं। और मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कौम को कि इनकी जानों की कुर्बानी की कदर करें। सोशल मीडिया पे जो तानो तशनीज है इसको अवॉइड करें। ये 25-25 हज़ार ले के आप बैठ जाते हैं जवान हमारे, और किसी के कहने पे अगर आप इन जवानों की तस्दीक करते हैं तो जस्ट इमेजिन के उन पे क्या गुजरती होगी। लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान आर्मी, लॉ इन्फोर्समेंट इतने बैटल हार्डन्ड हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आई थिंक हमें अपने गिरबानों में ज़रूर झांकना चाहिए जो लोग इस चीज़ को टारगेट करते हैं। बाकी जो बड़े मेयर्स हैं अफगानिस्तान, कहिएगा कि सिफारती सतह पर क्या करने की ज़रूरत है? क्या अफगान बुरी हुकूमत से बात करनी चाहिए या पाकिस्तानी डेलीगेशन को वहाँ जाकर तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात है उस हवाले से बताना चाहिए? सिफारती सतह पर पाकिस्तान क्या कर सकता है इस बारे में? ये उस पर ऑलरेडी एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चल रही है। एक तो पहले था कि आप कम्युनिकेट करते थे या आपने डोजियर भेज दिए और रिक्वेस्ट कर दी, वो आई थिंक उससे चीज़ अभी आगे जा चुकी है। एक थोड़ा सा जायजा लें कि इस वक्त अफगानिस्तान की इंटरनल सिचुएशन जो बड़ी ज़रूरी है, बिकॉज आपने बाइफरकेट करना है जो गवर्नमेंट इन काबुल है और जो अवाम है। ये तकरीबन 4 करोड़ 10 लाख लोगों का मुल्क है, जिसमें 40% इस वक्त भूख का शिकार है, यानी करोड़ों में उनकी तादाद है। अभी आपने फ्रंट्स में देखा कि इसमें बड़ा मुश्किल था तालिबान को वहाँ पे मैनेज करना। इकॉनमी जो है -0.6% रही इस साल, डाउन टर्न है उसमें। और अगर आप GDP देखें, टोटल अफगानिस्तान की $6.5-7 बिलियन है। और इफ़ यू कंपेयर विद सिर्फ फैसलाबाद की GDP का ये 11वां हिस्सा भी नहीं बनता। आई एम नॉट सेइंग कि अंडरमाइन करो, लेकिन ये टोटल हालात है। इसमें क्या तालिबान गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है कि वो आधी ख़वातीन को भी उन्होंने बंद किया हुआ है, यूनिवर्सिटियों में इनका दाखिला नहीं है, उसके अलावा बड़ी सप्रेशन है, क्या इस तरीके से एक स्टेट चल सकती है? तो ये मैसेज आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक कम्युनिकेट हो रहा है अवाम पीपल को भी
पाकिस्तान ने अवाम का भी ख्याल रखना है, चाहे उसमें फूड सप्लाई, अभी आप देखेंगे जब ग्रेन जाएगा, यहाँ से वीट का सीजन शुरू हुआ है, 25% पाकिस्तान ने बर्दाश्त करना है और हेल्प करनी है। और इसी तरीके से ट्रेड है, 3 लाख अफगान क्रॉस करता है हर महीने, जो आते हैं इलाज के लिए लीगल तरीके से, बिजनेस के लिए आते हैं, ट्रांसपोर्ट है, स्टडीज़ के लिए आते हैं। तो ये आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता अवाम को भी समझ आ गई है कि जो तालिबान गवर्नमेंट का इस वक्त पॉलिसी है किसी हद तक जो है वो ना, साहब यकीनन ये मामला जो है वो अफगान उबूरी हुकूमत के साथ उठाए जा रहे हैं और आइंदा भी उठाए जाते रहेंगे। जो फेंसिंग हुई है उस हवाले से आपने जिक्र किया, बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से मज़ीद क्या ऐसे इक़दाम उठाने की ज़रूरत है कि हम अपने बॉर्डर्स को कम अज़ कम सिक्योर कर सकें, ये जो गैर कानूनी आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला है ये बंद हो और जो दहशत गर्दी फैलाने वाले अनासिर हैं उनको रोका जा सके? जी, बॉर्डर फेंसिंग तो एक फिजिकल मेजर है, लेकिन आई थिंक इस पे पहले भी डिस्कशन, अफगान पाकिस्तान बॉर्डर जो है ये काफ़ी ट्रिकी है, वुड से पोरस भी है कि इसमें देर आर विलेजेस जो डिवाइडेड हैं, आधा गांव पाकिस्तान में, आधा देर आर हाउसेज, एक भाई इधर रहता है उधर रहता है, और फिर काफ़ी मूवमेंट भी है जो रोकी भी नहीं जा सकती, जो लीगल मूवमेंट है। दैट्स वाई अभी जो रिपेट्रिएशन की एफर्ट हो रही है जिसमें इलीगल है लोग वापस जाएँ, तो इन तमाम मेजर्स के बाद फिर उनके डेफिनेटली स्लीपर सेल्स हैं। फिर भारत भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, पैसा भी वो लगा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि ये बॉर्डर जो है स्टेबलाइज हो। ईरान के साथ किसी हद तक पाकिस्तान ने काफ़ी इसमें स्टेबिलिटी आई, मरहूम जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो आए थे और एक बड़ी अच्छी बिगिनिंग दोबारा शुरू हुई थी। लेकिन अफगान पाकिस्तान बॉर्डर स्टिल अनस्टेबल है और इसमें किसी हद तक सुपर पावर्स का कसूर भी है, क्योंकि हम समझते हैं शायद एक बबल है उसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान ऑपरेट करता है। 2 सुपर पावर्स की ऑक्यूपेशन रही है, 20 साल अमेरिका की और 8 साल रशिया की, और उसके अंदर उसका अपना एक इंस्टेबिलिटी फैक्टर है, 5 दफ़ा रजीम चेंज हुई है, तो किसी हद तक ये भी एक आई थिंक उस फिर अमेरिकन असला है जो अंदर छोड़ा गया। और तालिबान का अफसोसनाक पहलू ये कि जितनी सपोर्ट पाकिस्तान ने की डिप्लोमेटिकली, इकनॉमी, इनकी इन्वेस्टमेंट पहली कॉन्फ्रेंस जहाँ पे हुई, हमने रिक्वेस्ट की इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि इनके जो फ्रोजन फंड्स हैं वापस किए जाए इनको, लेकिन उसका जवाब जो है आई थिंक यही है, बिकॉज दे नो इट कि ये मैनेज नहीं कर सकते इकनॉमिकली, तो वो फिर टेररिज्म का सहारा लेते हैं कि मेनली कंसेशन ड्रॉ की जाए और पाकिस्तान को प्रेशराइज किया। लेकिन मेरे ख्याल में अभी पॉलिसी बिल्कुल सही डायरेक्शन में, नेक्टा को फाल किया जा रहा है, इसमें सिविल लॉ एनफोर्समेंट, मिलिट्री, ठीक है, कानून नाफिज करने वाले इदारे काफी मुतहरिक हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हमारे साथ मौजूद थे दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दिन भर में आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की कि सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके आज भी हीट वेव की सख्त लपेट में हैं। सिंध में मोहनजोदाड़ो, लाड़काना, दादू में दर्जे हरारत निस्फ सेंचुरी को छू गया है, जबकि सिबी, जैकबाबाद और घोटकी में दर्जे हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब में रहीम यार खान, सादिकाबाद, बहावलपुर में भी सख्त तरीन गर्मी रिकॉर्ड की गई। जनूबी पंजाब के इलाकों में बहावलपुर 47, मुल्तान 48, रहीम यार खान और सादिकाबाद में दर्जे हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि राजनपुर में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा लाहौर, सियालकोट और फैसलाबाद भी गर्मी में पीछे नहीं है। दर्जा हरारत लाहौर में 45 डिग्री, फैसलाबाद में 46 डिग्री पर जा पहुंचा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये इलाके रवां हफ्ते भी हीट वेव के ज़ेरे असर रहेंगे, जबकि महकमे मौसमियात ने साहली इलाकों में भी गर्म और मरतूब मौसम की पेशगोई की है। मुल्क भर में आज बिजली का शॉर्ट 6000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया है, जिसके बायस एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम करके रख दिया है। मुल्क में बिजली की तलब इस वक्त 26,000 मेगावाट, जबकि बिजली की पैदावार 19,814 मेगावाट है। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। कराची का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हबीब खान मौजूद हैं। हबीब, बताइएगा गर्मी कैसी है शहर काद में और उसके बाद लोड शेडिंग की सूरत हाल क्या है? जी देखें, कराची शहर में इस वक्त जो है वो सख्त गर्मी की लहर है और साथ ही महकमा मौसमियात ने शहर में हीट वेव के हवाले से जो है वो मज़ीद पेशगोई का जो है वो एलामिया जारी किया है कि 29 से 31 मई के दौरान कराची में 3 रोज़ जो है वो हीट वेव के जो है वो सख्त गर्मी जो है वो रहने के इम्कानात हैं। शहर में दर्जे हरारत में भी जो है वो मज़ीद इजाफे के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। इस वक्त शहर में जो है वो दर्जे हरारत जहाँ मैक्सिमम 38 डिग्री तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, वहीं आइंदा 3 रोज़ के दौरान बताया जा रहा है
है कि दर्जा हरारत शहर का जो है वो 42 डिग्री तक जो है वो छू सकता है। और शहर में हम देख रहे हैं कि आए रोज़ हमें मुख्तलिफ इलाकों से एहतजाज देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ शदीद गर्मी है वहीं लोड शेडिंग्स की वजह से हब्स और शदीद गर्मी की कैफियत हो जाती है, घरों में बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं। और तो ये तमाम तर मामलात हैं जो कराची में हमें देखने को मिल रहे हैं। और सिर्फ शहरियों का यही मुतालबा है कि कम से कम वक्तों की जो है वो लोड शेडिंग की जाए, और नेपरा के कवानीन के तहत अगर शहरियों को बिजली फराहम की जाए तो लोड शेडिंग दौरानिए में जो है वो खुद ब खुद कमी आ जाएगी। हबीब खान हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कराची में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। कराची के बाद रुख करते हैं मुल्तान पर, बात करते हैं हसान शेख से। हसान, बताइएगा कि मुल्तान में गर्मी की क्या सूरत हाल है और लोड शेडिंग का क्या सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, हर गुजरते दिन के साथ मुल्तान शहर और इसके गिरदोनवा में जो गर्मी की शिद्दत है वो भी बढ़ने लगी, और साथ के साथ जो बिजली की गैर लानिया लोड शेडिंग ने मुल्तान के शहरियों को जो है वो दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया, जिसके साथ साथ जो है जो ना सिर्फ घरेलू सार्फिन परेशान हो रहे हैं बल्कि जो कारोबारी तबका है वो भी शदीद परेशानी में मुब्तला। इस वक्त जो है कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ हम बात करें। जी सर, क्या कहना चाहते हैं, कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और कितना मुतासिर हो रहा है? कम से कम 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग जारी है, और इसमें कोई जो है ना, मैं तो कितनी बार जो है ना महकमे को भी कॉल की है, वो कहते हैं जी वो पीछे से जो है ना फीडर बंद होते हैं। अब ये टोटल फीडर बंद होने की वजह ये हमें समझ नहीं आती कि शहर की बिजली नहीं, वो कहते हैं टोटल इलाके की बिजली नहीं होती। तो ये हाल है जी, इस गर्मी का हाल जो है ना बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो शहरी हैं वो भी शदीद गर्मी में जो बिजली की लोड शेडिंग के जो है वो सताए हुए हैं, और इन्होंने भी जो खुसूसी तौर पर जो हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि बिजली की गैर लानिया लोड शेडिंग पर जो है कंट्रोल किया जाए। जी, और अब बात कर लेते हैं पेशावर की कि वहाँ पर गर्मी की सूरत हाल क्या है, लोड शेडिंग का दौरानिया कितना है। काशिफ कुकी खेल हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया क्या है? यहाँ पर तो एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त पेशावर का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत DI खान में 48 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो दिन में 13 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी की तनासब की अगर बात की जाए तो हवा में नमी का तनासब जो है वो 36% है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आइंदा कुछ दिनों में मौसम इंतहाई गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहरियों को जो है वो एहतियात करना चाहिए। दोपहर के वक्त घरों से निकलते वक्त जो है वो शहरियों को सरों पे टोपी रखना चाहिए, रुमाल या छतरी वगैरह का सहारा लेना चाहिए, ताकि वो खुद को जो है गर्मी से बचा सके। इसके साथ ही अगर बिजली शेडिंग की बात करें तो पेशावर के अंदरून इलाकों में जो है 8 से 10 घंटे की बिजली लोड शेडिंग मामूल बन गई है। शहरी जो है मुतालबा करते हैं कि बारी भरकम बिल देने के बावजूद जो है वो हमें बिजली मुयस्सर नहीं है। हुकूमत बिजली जो है वो बिजली की फराहमी यकीनी बनाए। जी, काशिफ हमारे साथ मौजूद थे और पेशावर की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे, जबकि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने इस हवाले से अहम मुलाकातें भी की हैं और उनका कहना है कि मिलकर इस मसले को हल करने के लिए हम सब ने इत्तफाक कर लिया है। देखना यह है कि अब लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो कम होता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बजट की कि IMF की सख्त शराइत की मौजूदगी में हुकूमत के लिए आइंदा माली साल 2024-25 का बजट इम्तिहान बन चुका है। वजारत ख़जाना के मुताबिक आइंदा माली साल बजट में मजमूई अखराजात का इब्तदाई तखमीना 24,710 अरब रुपए लगाया गया है, जबकि आमदन 15,424 अरब रुपए तक महदूद रहेगी, जबकि 9,282 अरब रुपए का मुमकिना माली खसारा कर्ज लेकर पूरा किया जाएगा। आइंदा माली साल में मजमूई तरक्याती बजट का हजम 2,590 अरब रुपए होगा, जिसमें से विफाकी तरक्याती मनसूबों पर 890 अरब और सूबों की तरक्की पर 1,700 अरब रुपए खर्च होंगे। जी हाँ, आइंदा माली साल कर्जों पर सूद की मद में 9,700 अरब रुपए खर्च होंगे। ये सूद विफाक की खालिस आमदन से भी 205 अरब रुपए ज़्यादा हो गया है, जिस पर IMF हुकूमत से अखराजात में कमी का मुतालिबा कर रहा है। इसलिए आइंदा माली साल बजट खसारे का तखमीना 9,600 अरब रुपए होने का इम्कान है। IMF ने आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.5% रहने का तखमीना पेश किया है, जबकि विफाकी वजारत ख़जाना ने GDP ग्रोथ 3.7% रहने की तजवीज़ दी है। अब देखना यह है कि इस हवाले से खदोखाल क्या सामने आते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं तारुफ करवा दूँ, मोहम्मद एहसन मलिक साहब हैं, हमारे मुआशियात हैं। एहसन मलिक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ये फरमाइएगा कि बजट जो कि आने जा रहा है 8 जून को, एक खसारे का बजट होगा। हमने पाकिस्तान की तारीख में देखा यह है कि बहुत कम ऐसे बजट आए जो कि सरप्लस हों। हमेशा खसारे का बजट पेश किया जाता है और उसके नतीजे में आवाम पर भारी टैक्सेस आयद कर दिए जाते हैं। अब IMF का प्रोग्राम भी है, दीगर मामलात भी हैं,
किस हद तक देख रहे हैं, कितना सख्त ये हो सकता है आवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हमेशा से बजट जो है ये अल्फाज और फिगर्स का एक गोरख धंधा है। हमें अभी जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में बताया कि हमें अपने एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को कम करने चाहिए। ये ख्याल गवर्नमेंट को खुद नहीं आया। ये जो आईएमएफ की टीम जब मिशन पाकिस्तान आया हुआ था, ये उनकी अपनी विश लिस्ट में था, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने एक कफायत शियारी कमेटी तश्कील दी है, जो कि अपेरेंटली लग रहा है कुछ 17,000 सरकारी मुलाजमीन को फारिग करेगी और जो इररेलेवेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी खत्म करने की तजवीज़ है या उनको मर्ज करने की तजवीज़ है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मेरा ये है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज क्यों नहीं बनाती जिससे टैक्स बेस बढ़े। गवर्नमेंट जो एग्जिस्टिंग सैलरीड क्लास है या बिजनेसमैन कम्युनिटी है, उसकी परसेंटेज बढ़ा के वो अपने फिगर्स को अचीव करना चाहती है। ये 30 जून को जब ये साल खत्म होगा, इसका हमारा टारगेट था 9,400 अरब का। अगर ये पूरा हो जाता है तो अगला जो टारगेट आईएमएफ दे रहा है वो कुछ 13,500 का फिगर दे रहा है। अब वो जो 13,500 का फिगर है वो हमारी ये जो एफबीआर और फाइनेंस डिवीजन है वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को चार्ज करके वो पूरा करना चाहते हैं। उनके पास अपने पास ऐसा कोई होमवर्क अवेलेबल नहीं है कि वो कैसे अपने टैक्स बेस को बढ़ाएंगे, कैसे लोगों को टैक्स नेट में लाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट अवेलेबल है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि आज गवर्नमेंट पे लोग इस वजह से भी ट्रस्ट नहीं करते कि आज जो आप पॉलिसी अनाउंस करते हैं 3 महीने के बाद एक नया ऑर्डिनेंस आ जाता है, नया एसआरओ आ जाता है, जिसमें लोगों को तशवीश रहती है कि हर दफा ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाता है। अच्छा जिसकी सर, एक ये बताइएगा सबसे बड़ी कि एग्जांपल इस बजट से जो अफराद सैलरीज लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, क्या वो कोई उम्मीद लगा सकते हैं? क्योंकि अभी एक डेडलॉक है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। पीपल्स पार्टी चाहती है कि 20 से 25% पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए, जबकि नून लीग का कहना है कि 15 से 10%। तो आपको क्या लगता है कि इस बजट में जो तनख्वाह पेशा अफराद हैं उनके लिए कोई रिलीफ होगा? रिलीफ इस हद तक जरूर होगा कि कागजों में वो फिगर जरूर बढ़ जाएंगे, लेकिन लोगों को शायद आइडिया नहीं है कि जितने परसेंट उनकी सैलरी में रेज आएगा उनका टैक्स स्लैब भी चेंज हो जाएगा। वो जितने पैसे टेक्निकली आपको आ रहे होंगे उतने ही पैसे आपके निकल भी रहे होंगे। और मुझे नहीं समझ आती कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ तो कह के गया है कि आप पेंशनर्स को भी टैक्स करें, तो ये मतलब कैसे उसको बढ़ाएंगे, कैसे कॉम्पनसेट करेंगे? बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमारी गवर्नमेंट के पास प्रॉपर प्लान ही नहीं है कि उन्होंने इस चीज को कैसे एग्जीक्यूट करना है। हवा में तीर चलाने से मसाइल हल नहीं होंगे। आप इसमें जो सबसे बड़ी चीज की कमी है वो है कंसल्टेशन, कि आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको बेहतर हल नहीं मिलेगा। इसकी छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे ये ताजर दोस्त स्कीम लॉन्च की थी इन्होंने रिटेलर्स के लिए। अब 1200 रुपए टैक्स को बहुत बड़ा टैक्स नहीं है, लेकिन लोग वो भी पे करने को तैयार नहीं है क्योंकि वो टैक्स नेट में नहीं आना चाहते, क्योंकि इस चीज की कोई श्योरिटी नहीं है कि जो आज 1200 दूंगा वो 6 महीने बाद 12,000 बन के वापस नहीं आएगा। और जो एफबीआर के नोटिसेज आते हैं वो उसके अलावा कम्प्लीमेंट्री होंगे। तो बेसिकली हमारी साहब इस हवाले से सिस्टम को जो है वो बेहतर करने की जरूरत है। ये फरमाएगा प्रॉपर्टी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, इवन के जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में। तो प्रॉपर्टी सेक्टर के हवाले से आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? चूँकि आईएमएफ की जानिब से बहुत से मुतालिबात ऐसे आ रहे हैं कि मजीद टैक्सेस इसमें बढ़ाए जाएं, तो इस बारे में क्या फ्यूचर है?
प्रॉपर्टी के सेक्टर के साथ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जब खड़े होकर स्पीच करते हैं तो वो स्टार्ट यहाँ से लेते हैं कि ये नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है, और उसके बाद 7E डीम इनकम टैक्स के होते हुए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्यों आएगी, कि वो कोई आदमी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस लिए करे, गवर्नमेंट को रेंट पे करने के लिए। बात ये है, मैंने जैसे पहले कहा, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारा वो है FBR। जब तक इसमें रिफॉर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आएंगी, जैसे हमारी इंटरम सेटअप में मैडम फाइनेंस जो मैडम शमशाद थी, वो जो चीज करना चाह रही थी कि पॉलिसी विंग अलग हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग हो, कस्टम डिपार्टमेंट अलग हो, सबकी आउटपुट अलग हो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि एक पॉलिसी इनकम टैक्स वाला पॉलिसी बनाए टैक्स लगाने की और वही उसकी कंप्लायंस में भी बैठा हो, तो ये तो मतलब तजाद आ जाता है, क्योंकि वो जब उसको टैक्स रेवेन्यू नहीं होता वो उसकी परसेंटेज को इंक्रीज कर देता है। तो हमें जब तक इसको डिस्कस नहीं करेंगे और गवर्नमेंट को एजुकेट नहीं करेंगे, लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। और ये जो 7E जैसे कानून बनने बंद नहीं होंगे, इसके बदले अगर आपने करना है, आप ये समझते हैं कि लोग प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कम करें या उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आए, तो उसके लिए आप एक टाइम लिमिट रख दें कि एक आदमी ने जो प्लॉट परचेज किया है, अगर वो 4 साल के अंदर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करता तो वो नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस गवर्नमेंट को पे करेगा। और इसी तरह अगर कोई डेवलपर अपने गिवन टाइम पे चीजें हैंडओवर नहीं करता तो उसको भी पेनल्टी लगनी चाहिए। और साथ साथ हमें अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, और जो कंस्ट्रक्शन में लग्जरी आइटम यूज होते हैं उनको हैवीली देखते हैं कि इस हवाले से क्या तजावीज़ सामने आती हैं। एहसन साहब, आने वाले प्रोग्राम्स में यकीनन इस हवाले से मजीद भी बात करते रहेंगे, चूंकि बजट की आमद है। बहुत शुक्रिया। एहसन मलिक साहब माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद थे और बजट के हवाले से